को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। इस सप्ताह की जय भीम बुलेटिन खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। अपनी कंपनी के निजी खास जानकारी के स्रोत पर अपनी ही कंपनी में अपने लोगों के द्वारा निवेश करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इस खास निवेश की जानकारी सर्वसामान्य निवेशकों के पास नहीं होती। इस निवेश को राजस्व बाजार में गंभीर अपराध माना जाता है। 2014 में राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने शेयर मार्केट की क्रियान्वयन एवं नियामक संस्था सेबी को शुरुआत में ही अदानी समूह के ऐसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग के व्यवहार पर सचेत किया था। इन व्यवहारों में अदानी समूह ने आयात किए विभिन्न यंत्र सामग्री को कुल कीमतों से अधिक की कीमत चुकाई थी। यही मार्ग अपनाकर अपने समूह के उपकंपनियों के शेयरों के दरों में छेड़छाड़ की थी। इसके द्वारा कमाया गया मोटा रुपया विदेश में फिराया था। इस पूरे व्यवहार में 2323 करोड़ रुपए के घपलों के मामले डीआरआई ने सेबी को पुख्ते सबूत के साथ दिए थे, पर सेबी ने इस जानकारी को उजागर करने की बजाय छिपाए रखा। सेबी के इसी मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। संस्थाएं सरकार के कुछ खास पसंदीदा कंपनियों के साथ कैसा बचावात्मक काम करती है, इस घटना से हमें पता चलता है। ओसीसीआरपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट शोध पत्रकारिता का नेटवर्क विश्व के 6 खंडों में कार्यरत है, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ड्यू सैलिवन जिसके सह संस्थापक है। इस शोध पत्रकारिता ने अदानी ग्रुप का इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला विश्व के सामने लाया था, पर भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मामले को एक तरफा संकुचित बहस कर इसको देश के उद्योगों पर हमला बताया था। इसके साथ माननीय जॉर्ज सोरोस जी का नाम जोड़ दिया था। माननीय सोरोस जी अमेरिकन अरबपति है। जन्म से जू होकर नाजी अत्याचारों से बचे कुछ नागरिकों में से एक है। वह विशिष्ट सामाजिक राजकीय विचारधारा को आर्थिक मदद करते हैं। कड़वी दक्षिणपंथी विचारों वाले सोरोस जी का द्वेष करते हैं। परंपरा, धर्म और देश की स्वायत्तता खत्म करने वालों के पीछे रहने वाला अदृश्य हाथ, ऐसे आरोप सोरोस जी पर होते हैं। दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है। इंडिया के दक्षिणपंथी सोच वाले लोग सोरोस जी का तिरस्कार करते हैं, क्योंकि वह माननीय मोदी जी का आलोचना करते हैं। सही बात देखेंगे तो जॉर्ज सोरोस जी की ओसीसीआरपी को फंडिंग है मात्र 4%, पर भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया ने जॉर्ज सोरोस जी को इस मामले में जोड़ दिया। वास्तव में यह आर्थिक धोखाधड़ी का अरबों खरबों का मामला है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया की बहस है दूसरी। यह भी मामला संस्थाएं अपनी वफादारी किसके चरणों में समर्पित करती है बताता है। 2014 में इंडिया की इकोनॉमी थी 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर और कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। अब 2023 में इंडिया की इकोनॉमी है 3.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर और कर्जा है 170 लाख करोड़ रुपए। इन 9 वर्षों में इकोनॉमी 1.5 गुना बढ़ी, पर कर्जा लगभग 3.5 गुना बढ़ा। हर साल हमें 11 लाख करोड़ रुपए कर्जे की बैच पर चुकाना पड़ता है। अर्थव्यवस्था एवं ऋण का 60% अनुपात होता है तो उसे सुदृढ़ इकोनॉमी माना जाता है, पर हमारा है 89%, जो भारत पर कर्जा का कितना भारी बोझ है दर्शाता है और इकोनॉमी कहां जा रही है इसका संकेत भी देता है। 28 अगस्त 2023 मनरेगा की
आंकड़ेवारी के अनुसार मनरेगा में कुल 14.34 करोड़ सक्रिय मजदूर है। उनमें से केवल 11.72 करोड़ को ही काम मिलेगा, बाकी 20% को रोजगार या मजदूरी नहीं मिलेगी। वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना के तहत आधार से जोड़े गए कोई भी सीधा पत्र धारकों को देश के कोई भी सरकारी स्वस्थ अनाज दुकान पर राशन मिलेगा, ऐसा दावा होता है। पर इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट बताती है 2019 से 2023 के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर वर्ष इसके लाभार्थी है केवल 1.4 करोड़ लोग, जबकि हर साल 45 करोड़ लोग देश के भीतर माइग्रेशन करते हैं, जिनमें के 5.4 करोड़ लोग अंतरराज्य माइग्रेशन करते हैं। यानी माइग्रेशन करने वालों की तुलना में राशन पाने वाले लाभार्थी नाम मात्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन स्थलांतरित लाभार्थियों को राशन देने की जिम्मेवारी कोई भी राज्य सरकार की नहीं है और तंत्रज्ञान इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल इम्यूनिटी रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में 47% जीवन बीमा के पॉलिसी धारकों ने या तो अपना प्रीमियम नहीं भरा या पॉलिसी सरेंडर कर दी। इस खबर से लोगों की आर्थिक कुचंबना उजागर होती है। अन्य धान्य में हम कभी आत्मनिर्भर थे, हम अन्य धान्य की निर्यात भी करते थे, पर अब 2 साल पहले सरकारी गोदामों में गेहूं की फसल आने के पूर्व गेहूं का स्टॉक था 272 लाख टन, जो पिछले साल 2022 में घटकर हुआ 190 लाख टन। 2023 में है केवल 83 लाख टन, यानी 3.5 गुना कम। यह स्थिति गेहूं की घटती उत्पादकता दिखती है। पिछले साल हमने गेहूं और चावल की निर्यात पर बंदी लगाई थी। इस साल का जैसा तैसा मानसून है। कृषि विभाग कहता है कि अगस्त में हुई मानसून की देरी के कारण फसलों की उत्पादकता घट सकती है। हमारी प्रतिवर्ष गेहूं की मांग 1,97 लाख टन की है, तो चावल की मांग 1,095 लाख टन है। मानसून देश भर में फिर से गति से सक्रिय नहीं हुआ तो हमें गेहूं का आयात करना पड़ सकता है। जेएनके में हुए आतंकी हमले में कर्नल, मेजर, पुलिस उप अधीक्षक के साथ सिपाही शहीद हुए। देश के इन जाबाज वीरों की शहादत को नमन हम करते हैं। यह वारदात जब घटी उसी समय माननीय मोदी जी अपनी पार्टी के मुख्यालय में अपने पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा भव्य स्वागत समारोह में शरीक होकर खुद की ही प्रशंसा वाहवाही में व्यस्त थे। एक तरफ देश के वीरों की शहादत तो दूसरी तरफ माननीय मोदी जी का भव्य दिव्य अलौकिक स्वागत। वीरों की शहादत पर माननीय मोदी जी का मौन तथा उनके पार्टी के अधिकृत मीडिया सेल का भी मौन, इस पर विपक्ष तथा समझदार नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताकर जमकर भर्त्सना की है। इसी घटना को माननीय मोदी जी के एक मंत्री छुटपुट घटना बताते हैं। क्या मंत्री जी संवेदनहीन हो चुके हैं? विश्व के 77%, इंडिया की 80% कंपनियों ने कहा कि हमें कुशल कर्मचारी नहीं मिलते। यह जानकारी 41 देशों की 48,833 निजी एवं सरकारी कंपनियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। आपको बता दें कि भारत शिक्षा पर सबसे कम पैसा खर्च करता है। शिक्षकों के, प्राध्यापकों के लाखों पद भारत में रिक्त है। सार्वजनिक उपक्रम से आशय ऐसे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम से है जिसका स्वामित्व या प्रबंधन, संचालन तथा नियंत्रण
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी अथवा किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के अधीन होता है। 1999 में इन सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 244 थी। यह दौर देश में नए आर्थिक सुधारों का दौर था, जिसके चलते देश भर में निजी तथा सार्वजनिक उपक्रम फूले फले जा रहे थे। इनका जबरदस्त विकास हुआ था। इसी दौर में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या बढ़कर 367 तक बढ़ी, जिसमें करोड़ों लोगों की जिंदगियां खुशहाल बनी और आर्थिक सुबत्ता वाले मध्यम वर्ग का उदय हुआ। पर 2014 के सत्ता परिवर्तन के साथ साथ ही कुछ खास उपक्रमों को प्राधान्य मिलने लगा, जिसकी पहली गाज इन सार्वजनिक उपक्रमों पर पड़ी। नई सरकार ने डंके की चोट पर इन्हें बेचने का सिलसिला जारी किया, जिसको बेचकर मोटा रुपया सरकारी तिजोरों में आने लगा। पर सार्वजनिक उपक्रमों की कमर टूटने लगी। तभी से इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। अब ये 337 तक आ चुकी है। जो सार्वजनिक इकाइयां लाखों मजदूरों को काम देती थी, जिसका डिविडेंड सरकार को मिलता था, अब यह बुरे दौर से गुजर रही है। अब चारों ओर कंत्रांतीकरण का बोलबाला है। कंत्रांतीकरण बेहद खतरनाक है, जिससे प्रतिनिधित्व का दावा सबसे पहले खारिज होता है, जो गरीब, वंचित, पिछड़ों की आर्थिक तबाही का कारण बनता है। इसी कंत्रांतीकरण को महाराष्ट्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। 9 निजी बाह्य कंपनियों के द्वारा उद्योग, ऊर्जा, कामगार एवं खनिकर्म विभागों के 148 समग्र पदों के हजारों रिक्त पद कंत्राटी पद्धति से भरे जाएंगे, जिससे प्रतिनिधित्व की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं के सरकारी नौकरी स्वप्न को खत्म किया जा रहा है। प्रशासनिक खर्च कम करने का कारण देकर करोड़ों बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करना क्या उचित है? ध्यातव्य हो की सरकार आपल्या दारी इव्हेंट पर महाराष्ट्र सरकार करोड़ों रुपया उड़ाती है। कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड मिशन को रोका। इंडिया अलायंस में पुकारा। 14 पत्रकारों के खिलाफ असहकार। कर्ज चुकाने पर 30 दिन के भीतर यदि बैंक ऋणकर्मी को कागजात नहीं देता तो उसे हर दिन चुकाने पड़ेंगे 5,000 रुपए। आरबीआई की गाइडलाइन। देश भर में बड़े उत्साह से ईवी रामास्वामी जी की जयंती मनाई गई। इस सप्ताह की कुछ और खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। भीमा कोरेगांव दंगल में मिलिंद एकबोटे और मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े शामिल है, ऐसा एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी ने कहा था। इसी को पुष्ट करते एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी ने कल भीमा कोरेगांव कमीशन के सामने अपनी बात रखी और कहा, एसपी पुणे ग्रामीण ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उसमें इन दोनों के नाम थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन नामों पर शिक्कामोर्तब किया है। इस प्रकरण में कई निर्दोष लोग पुलिस कस्टडी में है। आशा है इन्हें जल्द ही छोड़ा जाएगा, पर कब पता नहीं। लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस की राजनीति देखे तो हिंदुओं के करीब 5 मंदिर जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद, राम जन्मभूमि अयोध्या, मथुरा का शाही ईदगाह शामिल है। इन्हें चुनाव होने तक लश्कर के हवाले किया जाए, ऐसा स्टेटमेंट एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी ने दिया था, जिस पर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के नेताओं में जुबानी जंग हो रही है। बेड़क गांव, सतारा जिला, महाराष्ट्र के 150 परिवारों ने विश्वविख्यात युग निर्माते युग नायक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की कमान ग्राम पंचायत ने गिराने पर मुंबई की तरफ पैदल कूच किया था।
जिसका संज्ञान लेकर राज्य सरकार ने कमान लगाने का आश्वासन दिया था। पर अब फिर से जातिवादी ग्राम पंचायत ने किसी भी महापुरुष की कमान गांव में नहीं होगी ऐसा ठराव मंजूर किया, जिसके चलते फिर से बेड़क गांव के बहादुर भीम योद्धाओं ने फिर से अपना संघर्ष बुलंद किया है और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्षरत रहने का ऐतिहासिक संकल्प लिया है। इनके जज्बे को हृदय से जय भीम कहकर मैं अपने जय भीम बुलेटिन को विराम देता हूं। सभी को सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। संगम नमामि। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी, समण संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र।